तो चलिए कुंभ की कहानी के आज दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मुगल बादशाह ने जो है कि अकबर ने कुंभ पर टैक्स लगाया। आपको पता ही है कि अकबर वो व्यक्ति था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर भारतीय हिंदू जो हिंदू थे वो अगर अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करते थे तो उन पर टैक्स लगाया जाता था, जिसे जजिया कर कहा जाता था। ये टैक्स मुगल शासनकाल में ही चल रहा था, लेकिन जब अकबर आता है तो इस टैक्स को बंद कर देता है। लेकिन अकबर ही वो व्यक्ति था जिसने पहली बार कुंभ में टैक्स भी लगाया था। और इसी के बाद आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने भी ये टैक्स दोबारा लागू किया था। मुगल बादशाह ने तो कर वापस कर लिया, लेकिन अंग्रेज आए तो इस पर फिर से टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अकबर के शासन काल से पहले भी इतिहास में कई जगह कुंभ का जिक्र मिलता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पिछली कड़ी में हमने जाना था कि कुंभ क्यों लगता है, कुंभ के धार्मिक पौराणिक प्रमाण क्या थे, सब कुछ हमने समुद्र मंथन से लेकर अमृत कलश तक की कहानी बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कुंभ की कहानी में देख सकते हैं। हम आपको बताते हैं 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री के एक लेख में प्रयाग का जिक्र मिलता है। चीनी यात्री ह्यूनत्सांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने यहाँ की कई परंपराओं का जिक्र अपने रिकॉर्ड्स में किया था। टी वाटर्स अपनी किताब बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में ह्यूनत्सांग के हवाले से कुछ बातें लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि कन्नौज का राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार प्रयागराज में संगम पर माघ के महीने में अपनी संपत्ति दान करता था। ह्यूनत्सांग ने हर्षवर्धन के अलावा कपीस और मालवा के राजाओं के भी इसी तरह दान करने का जिक्र किया है। इस दस्तावेज में कुंभ पर्व का सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि माघ के महीने में प्रयाग के संगम पर धार्मिक आयोजन होता था। 1253 में नागा और वैरागी सन्यासियों में कुंभ के दौरान युद्ध भी हुआ था। इसका भी जिक्र कई जगहों पे मिल जाता है। कुंभ के अलग अलग जगहों पर आयोजन का रिकॉर्ड इतिहास के अलग अलग टुकड़ों में भी मिलता है। नागा बैरागी युद्ध जादूनाथ सरकार की किताब अ हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीज के मुताबिक 1253 में शैव नागा सन्यासियों ने वैष्णव वैरागी सन्यासियों को हरिद्वार में कुंभ पर्व के दौरान युद्ध में हराया था। चैतन्य महाप्रभु डॉक्टर डीपी दुबे की किताब कुंभ मेला पिलग्रिमेज टू द ग्रेटेस्ट कॉस्मिक फायर में बताते हैं कि 1514 में बंगाल के आध्यात्मिक गुरु चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज में कुंभ के दौरान स्नान किया था। वहीं श्री गुरु चरित्र की 15वीं शताब्दी में सरस्वती गंगाधर की मराठी किताब है ये। इसमें नासिक में आयोजित सिंहस्थ का वर्णन मिलता है। इन अलग अलग जो किताबें हैं, दस्तावेज हैं, इनको जोड़कर अगर देखें तो पता चलता है कि इतिहास के इस समय तक कुंभ पर्व भारत में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो चुका था। कुंभ 4 जगहों पर लगाता है और हर 12 वर्ष के बाद, हर 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ और माघ मेला प्रयागराज में हर वर्ष लगता है। 16वीं शताब्दी में दिल्ली के तख्त पर मुगल सम्राट अकबर बैठता है। अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन उसके शासनकाल में ही कुंभ मेले में लगान वसूलने की शुरुआत भी हो गई थी। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में बताते हैं कि अकबर ने पहली बार कुंभ मेले के आयोजन पर टैक्स लगा दिया था, लेकिन बाद में हिंदुओं की मांग पर अकबर ने ये टैक्स खत्म कर दिया है। यही नहीं, तीर्थ पुरोहित चंद्रमान और किशन राम को माघ मेले के लिए 250 बीघा जमीन भी दी गई। अकबर ने भले ही कुंभ पर टैक्स खत्म कर दिया, लेकिन भारत गुलाम जब हुआ, अंग्रेजों का शासन आया तो इन्होंने ये टैक्स दोबारा वसूलना शुरू कर दिया था। हर कुंभ यात्री से अंग्रेज कर वसूल करते थे। एस.के. दुबे की किताब कुंभ सिटी प्रयाग के मुताबिक 1822 में अंग्रेज सरकार कुंभ में आने वाले हर यात्री से ₹1.25 का लगान वसूल कर रही थी। इस लगान की वजह से उस साल कुंभ मेले में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस वक्त सिर्फ ₹1 में पूरे महीने के भोजन का इंतजाम हो सकता था। ऐसे में ₹1.25 का टैक्स बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता था। सब मिला जुला के अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई कुंभ नहाए। 1840 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने तीर्थ यात्रियों से वसूले जाने वाले पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन कुंभ मेले में काम करने वाले कारोबारियों से, व्यापारियों से टैक्स वसूलना फिर भी जारी रहा। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा के मुताबिक 1882 में
प्रयाग में आयोजित कुंभ में अंग्रेजी हुकूमत के कुल 20,228 रुपये खर्च किए थे, जबकि लगान से कुल कमाई 49,840 रुपये हुई थी, 2 गुना से भी ज़्यादा था। साल 1906 में सरकार की कमाई 62,000 रुपये के ऊपर जा चुकी थी। आज़ादी के बाद 1954 में पहली बार कुंभ में भगदड़ हुआ था, जिसमें लगभग 800 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अगर हम इसके सीरियल वाइज टाइमलाइन को देखें तो इतिहास में 12वीं शताब्दी से ही कुंभ के भव्य आयोजन का जिक्र मिलने लगा है। हालांकि सीधे तौर पर कुंभ का इतिहास में कहीं भी दर्ज नाम नहीं दिखाई पड़ता है। इडोलॉजिस्ट N बनर्जी ने भी अपनी किताब हिंदुत्व में इस बात पर अफसोस जताते हुए बताते हैं कि कुंभ की परंपरा प्राचीन होने के बावजूद किसी ने कुंभ के इतिहास को रिकॉर्ड नहीं किया है। और MPS हिंदी भले ही कुंभ के बारे में बातें बता रहा है यूट्यूब के माध्यम से, ये भी एक तरह का इतिहास या दस्तावेज बन रहा है। आप समझते नहीं हैं, हम जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं, ये वीडियोस जब तक इंटरनेट पर उपलब्ध रहेंगी तब तक ये इतिहास के रूप में दर्ज हो जाएंगी आने वाले कुछ वर्षों बाद। तो इसलिए इतिहास में चीज़ों को दर्ज करने के लिए रिकॉर्ड उनका होना जरूरी है। आज़ादी के बाद भारत में पहला कुंभ प्रयागराज में 1954 में हुआ था। इस समय कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। 1954 के कुंभ के साथ एक दुखद घटना भी जुड़ी है। मौनी अमावस्या के दिन 3 फरवरी को शाही स्नान के दौरान यहाँ भगदड़ मच गई थी। आपको बता दें कि शाही स्नान जो शब्द है ये मुगलों ने दिया था और इस शब्द को योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब बदल दिया है। शाही स्नान अब नहीं होगा, ठीक है। और उस समय जब 3 फरवरी को शाही स्नान हुआ था 1954 में, जिसमें 800 लोगों की मौत हुई थी। तो ये रही आज की कुंभ कथा जो आपको मैंने बताने की कोशिश की। अगली कहानी में भी कुछ ना कुछ आपको रोचक तथ्य मिलेंगे, जिससे आपको कुंभ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। पहली जो कहानी हमने आपको सुनाई थी उसमें हमने ये बताया था कि देव असुर आपस में कैसे अमृत कलश के लिए लड़ते हैं, समुद्र मंथन कैसे होता है, समुद्र मंथन से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, जिन चीज़ों के लिए यहाँ पे युद्ध हुआ था। और ये जो आपका जल कलश था या कहें तो अमृत कलश था, अमृत कलश की 4 बूंदें कहाँ कहाँ पर गिरी थी, हमने बताया था कि प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, इन चारों जगहों पर गिरा था। और ये वो 4 जगह हैं जहाँ पर भव्य कुंभ का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। जो भी हमें सुन रहे हैं, हमारी कहानी को सुन रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, उसको भी आपको बता दें, क्योंकि अगर आप कुंभ नहाने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। कई धमकियां कुंभ में किसी भी प्रकार की अनहोनी करने के लिए दी जा रही हैं, भारत के अंदर से भी और भारत के बाहर से भी। कुछ छात्रों द्वारा भी धमकियां दी गई थी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर भी विवाद हुआ है और इस विवाद के बीच में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है वह यहाँ आए, उनका स्वागत है। कोई भी किसी भी जाति, धर्म, किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ नहीं है। लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे, भूमि पर कब्जा करने आएंगे, उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो योगी आदित्यनाथ का ये जो डेंटिंग पेंटिंग है ना, तो आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। तो इस प्रकार से वो चीज़ें इन्होंने बताई हैं। उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की एंट्री कुंभ में नहीं होगी, ये गलत बात है। मुसलमान यहाँ दुकान नहीं लगा सकते हैं, ये भी गलत बात है। योगी आदित्यनाथ इन सारी चीज़ों पर ये कहते हैं कि ये आस्थावानों का महासंगम है। भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन के प्रति जिसके मन में सम्मान है, श्रद्धा का भाव है, वो यहाँ आए, उनके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कोई कलुषित मानसिकता से यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उनकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार हो सकता है। वैसे लोग न भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आ सकता है। जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है, वो यहाँ पर आए। उनके सामने कुछ और भी सवाल किए गए थे इन सारी चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि जिनके पूर्वज भूतकाल में किसी दबाव में आकर
इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे सनातनी हैं। जो मुसलमान अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं, ऐसे लोग प्रयागराज आएं, यहाँ आकर परंपरागत तरीके से संगम में स्नान करें। ऐसे लोगों के आने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने एक बयान भी दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतिहास उठाकर देखेंगे तब इस बात को देखेंगे कि जब जब बटे थे तब तब कटे थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा और भी बहुत सारी इनसे पॉलिटिकल चीज़ें की गई थी, उसको बोलना उचित हम नहीं समझेंगे। एक और बात इन्होंने कही कि प्रयागराज की इस धरती पर हजारों वर्ष से कुंभ का आयोजन होता रहा है, इसके बाद भी उसको कोई वक्फ बोर्ड की लैंड बोल दे तो बस यही कहना है कि ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड है। इस तरह की दुष्प्रवृत्ति पर रोक लगनी ही चाहिए और हम रोक लगाएंगे। यानी कि कुछ लोगों ने यहाँ पे जो कुंभ क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है, इसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताई थी और इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ऐसी दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों पर हम रोक लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कुछ संशोधन यहाँ पर किए हैं कि कोई भी ज़मीन जिस पर वक्त ने कब्जा किया है या दावा किया है 1363 फसली की, उसके पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। कहीं भी वक्त शब्द आता है तो पहले उसे देखेंगे कि ज़मीन किसके नाम पर थी और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम भी कर रहे हैं। यानी कि वक्त जिन ज़मीनों को अपना कहता है वो ज़मीनें उनसे लेकर जिनके नाम पर पूर्व में या प्राचीन काल में रहा होगा उन लोगों को वापस दी जाएगी। कहीं भी किसी भी ऐसी ज़मीन पर जो सार्वजनिक उपयोग में होंगी, हिंदू आस्था से जुड़े पवित्र स्थलों की ज़मीन होंगी या सरकार की होंगी, यहाँ पर इस प्रकार के किसी भी भूमाफिया बोर्ड को कब्जा नहीं करने देंगे। ये कुंभ की भूमि है और आने वाले साधु संतों को कुंभ के आयोजन के लिए इसी प्रकार से उपलब्ध होती रहेगी। दुनिया भर से आस्थावान लोग प्रयागराज में महाकुंभ में आ रहे हैं और अगर कोई उनकी आस्था और श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए ये कहता है कि साहब यह तो वक्त की ज़मीन है, मैं पूछना चाहता हूं कि हजारों वर्षों की भारत की विरासत का प्रतीक आयोजन यहीं पर होता आया है तो कैसे यहाँ पे वक्त की ज़मीन हो सकती है। और गंगा जल जो वहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, उस जल को लेकर कुछ अफवाह उड़ी थी। उन अफवाहों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने इस नदी के बारे में कुछ बातें सुनी। उन्होंने कहा कि संगम पर नदी के पानी में प्रदूषण को लेकर जो चीज़ें छप रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ बयान पढ़ें और सुने। यहाँ पर कई बार मैं आया हूँ, संगम पे तट पर आकर जल को देखा हूँ, जल की मात्रा को देखा है, जल से स्नान भी किया है और उसका आचमन भी किया है। मेरा तो स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने दुष्प्रचार का ठेका ले रखा है, इससे पहले क्या था इस पर कुछ नहीं कह सकता। स्वतंत्र भारत में संगम में इतना व्यापक पैमाने पर जल की राशि देखने को नहीं मिल रही होगी। मौजूदा वक्त में 10,300 से ज़्यादा क्यूसेक पानी केवल गंगा और यमुना में है। यह इतना पवित्र है कि यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के आचमन भी कर सकते हैं। मैं खुद करता हूँ, यह मेरी आस्था। यानी कि खुल्लम खुल्ला योगी आदित्यनाथ इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं। और अगर आप जाएंगे कुंभ में तो कुछ चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। आप हेलीकॉप्टर से भी कुंभ का दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे 2 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने आकाशवाणी FM रेडियो कुंभवाणी का भी शुभारंभ किया है। सीएम ने कमला बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। वह पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पत्नी हैं। उनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी पूर्व सांसद और योगी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। तो उम्मीद है कि कहानी के साथ साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट भी हमने आपको प्रयागराज से सुना दी है। और महाकुंभ के पूरे महीने में जितने दिन भी वो चलेगा, कुछ बड़ी अपडेट्स जो भी निकलेंगी वो आपको मैं देते रहूँगा। इसलिए कुंभ का एक स्पेशल आपका कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट हमने बना दी है जिससे आपको चीज़ें प्राप्त होती रहें। जय नमस्कार, भारत माता की जय।